सो हाय, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अपने चैप्टर्स की। वेट अ मिनट। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो गर्ल स्टडी विद मी। एंड जैसे कि अभी मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्लास 12th की 1 पैरा 1 डे ला रही हूँ। तो आपका जो है जितनी जो डिसीज़ है इस चैप्टर्स में मैंने ऑलमोस्ट वो कवर करा दी है। एंड मैंने कोशिश करी है कि आपको वो यहीं पर याद हो जाए, और वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसीज़ वो बोर्ड्स में, नीट में आप किसी भी तरीके से आपसे वो पूछी जा सकती हैं। दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जब मैंने एनसीईआरटी 1 पैरा स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने ये चैप्टर उठाया कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो बोर्ड्स में, नीट्स में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है। और सो मैंने इस अपने चैनल पे और इस लेक्चर में, जितने भी लेक्चर मैंने इस चैप्टर से अकॉर्डिंग लिए हैं, मैंने उस चैप्टर में ये कोशिश की है कि आपको बातचीत कम होकर कंटेंट ज़्यादा देने की मैंने कोशिश करी है कि आपको जो पैरा आप पढ़ रहे हो उस पर किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो भी मैंने बताया है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कोशिश करी है कि आपको ये क्वेश्चंस याद भी हो जाएं, मतलब कि आपको ये पैरा ही याद हो जाए। ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो 1 पैरा 1 डे लाने का एक यही मोटिव सबसे बड़ा है कि आपको लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी है वो समझ आनी चाहिए। और अगर मैं पैरा वाइज लाऊंगी तो आपके माइंड में भी इतना बर्डन नहीं होगा और आप धीरे धीरे एनसीईआरटी को रोज़ अगर एक पैरा भी पढ़ के मेरे साथ जाएंगे तो आपकी एनसीईआरटी एक बार रिवाइज़ हो जाएगी अच्छे तरीके से। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आपको याद हो जाए। तो अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक जुड़े रहेंगे तो मैं ये कॉन्फिडेंस आपको दिला सकती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जितना भी पैरा इस लेक्चर से पढ़ के जाओगे, अगर आपसे कोई फिंगर टिप्स पे भी चीज़ें पूछता है तो आप पूरी तरीके से बता ले जाओगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से आजकल स्टडी में कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। if you are study 12 hours 24 hours and you are not confident, that means आपको ये स्टडी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाली। तो पहले जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एंड दैट कॉन्फिडेंस आई बिल्ड टू यू। ओके। सो अगर आप आगे तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ेंगे तो आप इस पैरा को याद करके जाएंगे और समझ के भी जाएंगे। अगर आप लेक्चर देख के एनसीईआरटी को पढ़ने आए हो तो और अच्छा समझ आएगा, और अगर आप एनसीईआरटी को पहले पढ़ना चाहते हो देन आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल एनसीईआरटी के बाहर मैं नहीं जाती, बट जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना मैं पढ़ा के जाती हूँ। ठीक है। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू large number of infectious agent. Every day we are exposed to large number of infectious agent. However, only a few of these exposure result in a disease. Why? This is due to the fact that the body is unable to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of host to the fight and the disease causing organism confirmed by the immune system, it's called the immunity. So first of all, every day we are exposed to the large amount of infectious agent. हम रोज के रोज एक बहुत large number of infectious agent से exposed होते हैं। and however the only few of these exposure result in a disease. और उसमें से कुछ ऐसे exposures हैं जिनका रिज़ल्ट जो है जब डिसीज़ होती है तो उनका रिज़ल्ट हमारे पास है। ठीक है। वाई? ऐसा क्यों? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट द बॉडी इज़ अनएबल टू डिफेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि जो बॉडी है इट्स अनएबल टू डिफेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऐसे फॉरेन एजेंट है जिससे वो क्या कर लेती है, अपने आप को
उससे फाइट कर लेती है, और जिनसे फाइट नहीं हमारी बॉडी कर पाती है उन्हीं से हमें डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। सो दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सो ओवरऑल एबिलिटी, जो हमारी बॉडी में जो ये एबिलिटी है टू फाइट करना डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। कि जिसका कहेंगे कि उसको बहुत बीमारी होती है तो लोग क्या कह देते हैं कि बीमारी होती है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इस वजह से वो ज़्यादा बीमार रहता है। उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, इस वजह से उसको बीमारियां कम आती हैं। तो दैट्स मीन जो भी आप डिसीज़ है, जो डिसीज़ आपको हो रही है, जब आपकी बॉडी में वो डिसीज़ हो गई है, मतलब कि वो बॉडी आपकी उस डिसीज़ से फाइट आउट, उस इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट नहीं कर पाई है, देन आपको वो डिसीज़ हुई है, ठीक है। देन आपको वो डिसीज़ हुई है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले आपका जो टॉपिक ही लिखा हुआ है दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, देन आपकी बॉडी जो है वो लॉट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ से फाइट कर सकती है, ठीक है। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो फाइट इतना नहीं कर पाती है हर एक फॉरेन एजेंट से। सो नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड। द इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। इनेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। जो इनेट इम्यूनिटी है एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो कि दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो आपके टाइम ऑफ बर्थ से ही आपके अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपने कहीं बाहर से एक्वायर नहीं करी है, वो आपके बर्थ टाइम से ही आपके अंदर प्रेजेंट है। दिस इज़ एक्वलाइज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। ये बहुत सारे बैरियर्स लाती है जिससे आपके बॉडी में फॉरेन एजेंट एंट्री ना कर पाए। इनिशिएट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर, और उसमें से जो 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स हैं उन्हें आपको पढ़ना है, और आपको इम्यूनिटी की डिफिनीशन याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको उसके टाइप्स याद रखने हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक इनिशिएट एंड एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन व्हाट इज़ अ इनिशिएट इम्यूनिटी? इनिशिएट इम्यूनिटी वो होती है जब आप ये चीज़ें बाहर से ना एक्वायर करके आपके बर्थ टाइम से ही आपके अंदर वो इम्यूनिटी है, दैट इज़ कॉल्ड द इनिशिएट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, सॉरी, नॉट अ इनिशिएट, इट्स अ इनेट इम्यूनिटी, ओके। आफ्टर दैट उसकी जो फिजिकल बैरियर्स है जो आपकी बॉडी ने बना रखे जिससे कि आपके फॉरेन एजेंट ना आ पाए, वो आपको पढ़ना है, दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ मेन बैरियर विच इज़ प्रिवेंट एंट्री टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने सुन रखा होगा कि जो भी चीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो कुछ ना कुछ अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वैसे ही जो आपकी स्किन होती है ना, जो आपकी स्किन है वो एक मेन बैरियर को प्रिवेंट कर रही है। बेटा मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ, स्किन आवर बॉडी इज़ अ मेन बैरियर विच इज़ प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन जो है, जो आपकी स्किन है, इसका क्या काम है? ठीक है, स्किन ना होती आप स्केलेटन लाइक जैसे दिख रहे होते, ब्यूटी होती तो कहीं तेल लेने, ठीक है, कुछ क्या ही दिख रहा होता, सब हड्डी मसल्स यही सब दिखाई दे रही होती। बट ठीक है, स्किन आपको ब्यूटी तो देती है, उसके साथ साथ आपको क्या दे रही है, वो आपके स्किन जो है वो आपके बॉडी को प्रिवेंट कर रही है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके बॉडी में एंट्री ना ले पाए, ठीक है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द respiratory, then gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microorganism entering our body। अब जो respiratory हैं, जो gastrointestinals हैं, जो urogenital tracts हैं, ये भी सारे जो हैं वो हमारे बॉडी में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके रखते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा एंट्री ना ले पाए जिससे हमें इन्फेक्शन या डिसीज़ हो जाए। ठीक है, तो पहला आपका फिजिकल बैरियर आपको याद रखना है। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आपकी स्किन है, और स्किन क्या कर रही है, वो आपको लेयर अप कर रही है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर ना जाए। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो एसिड इन द स्टमच, जो आपके स्टमच में एसिड बन रहा है वो भी किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रिवेंट कर रहा है। सलाइवा इन अ माउथ, माउथ में जो सलाइवा बन रहा है वो भी एक प्रिवेंट करने का काम ही कर रहा है। टीयर फ्रॉम अ आइज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये सारे जो है माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो उन सब चीज़ों से आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है उसका कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, सब अपना अपना फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म ही कर रहे हैं। ठीक है, सेलुलर बैरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC, अगर सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं तो हमारे में WBC प्रेजेंट होती है जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये तो एक आपको पता ही होगा, बहुत छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आते हो कि WBC जो होते हैं ये जब डिसीज़ होती है तो आपको फाइटिंग का वर्क करते हैं, आपकी डिसीज़ से फाइट करने का काम WBC का होता है। और बॉडी लाइक अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PNL, न्यूट्रोफिल्स एंड monocytes and natural killer type of lymphocyte in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy the microbes। ये सारी जो होते हैं ये आपका नेचुरल किलर्स होते हैं आपके बॉडी में, और ये डिसीज़ से क्या करते हैं, जो आपकी डिसीज़ जो होती है उससे आपको प्रिवेंट रखते हैं, और ये आपके नेचुरली आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो जो साइटोकाइनिन बैरियर्स हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करते हैं जिनको आप क्या कहते हो, इंटरफेरॉन्स। अब ये एक बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हुआ है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ये माइंड आपका जाएगा नहीं कि ये ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन देखिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल है जो सिक्रीट करता है प्रोटीन को, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है वो प्रोटीन। यहाँ पे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं वो सिक्रीट करती हैं प्रोटीन को जिसको इंटरफेरॉन्स कहते हैं, जो कि विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड जहाँ पे नाम आ जाता है मतलब आपने उस चीज़ को कहीं से एक्वायर कर रखा है, आपने कहीं से उस चीज़ को ले रखा है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द मेमोरी। दिस मीन व्हेन आवर बॉडीज इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक बार वो डिसीज़ हो गई है, ठीक है, और ये चीज़ आपकी मेमोरी याद कर लेती है, ठीक है, कि हमें ये डिसीज़ हो चुकी है। अगर एक बार आपकी बॉडी उस डिसीज़ को इनकाउंटर, उससे लड़ चुकी है फर्स्ट टाइम, इट्स प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, विच इज़ अ लो इंटेंसिटी, जो कि लो इंटेंसिटी होगी, बट वो आपको बताएगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी अगर वो पहली बार उस चीज़ से फाइट कर रही है तो। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिकेट एंड हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed to the fact that our body appear to have a memory of the first encounter। इसका मतलब ये है कि अगर उस पहली बार आपकी बॉडी किसी डिसीज़ से फाइट कर चुकी है तो वो उसके मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और फिर वो आपको रिस्पॉन्स देता है कि एक बार इससे हम फाइट कर चुके हैं। वो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपको देगा कि इस तरीके की डिसीज़ हमारी बॉडी को पहले भी हो चुकी है, तो वो आपको रिस्पॉन्सेज देता है। देन द प्राइमरी एंड द secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our body। अब जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, आप अपने बॉडी को एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आपके
ब्लड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मतलब कि जो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को आ रहा है, अब वहाँ पर भी कोई एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सेल या फिर टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर दो तरीके के आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको ये रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी में। दैट इज़ अ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब कि बी सेल्स एंड टी सेल्स जो होती हैं वो आपको ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स आपकी क्या कर रही होती हैं? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन द रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर बॉडी टू फाइट विद देम। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो आर्मी ऑफ प्रोटीन लाइक होते हैं, वो आपकी बॉडी को, आपके पैथोजन इनटू आवर बॉडी, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है उनसे वो फाइट करती हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज़, और इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते नहीं है, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो फाइट करती हैं। ठीक है, द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़, और जो बी सेल्स थी वो तो एंटीबॉडीज़ ही हैं जो कि फाइट कर रही हैं, लेकिन जो टी सेल्स होती हैं वो खुद से एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, लेकिन जो बी सेल्स हैं वो हेल्प करती है उनको प्रोड्यूस करने में, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में। टी सेल्स को कौन हेल्प कर रहा है? बी सेल्स। ओके, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। ईच एंटीबॉडी जो होती है, हर एक जो एंटीबॉडी होती है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से स्टार्ट होते हैं, यू शुड बी हाईलाइटेड एंड प्लीज़ रिवाइज दिस, क्योंकि एक बार में ये चीज़ें नहीं याद होंगी। ठीक है, तो आप इनको बार बार रिवाइज करिए तभी आपको याद होंगी। जैसे कि ईच एंटीबॉडी, जो हर एक एंटीबॉडी होती है, मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, उनके मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन हैं। ठीक है, 2 स्मॉल जिसको लाइट चेन कहती हैं, दो आपकी छोटी चेन है, 4 पेप्टाइड चेन है, जिसमें से आपकी 2 जो होती हैं दैट इज़ अ लाइट चेन, और 2 जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं जिसको हम हैवी चेन कहते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड एज S2L2। ये आपको याद रखना है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि आपको एंटीबॉडी जो होती हैं उनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज़ S2L2। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं आपके बॉडी के अंदर जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम, इसमें से कुछ ये हैं। एंड अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ गिवन इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगी। तो आपको क्या यहाँ पर आया कि 2 सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए, 2 लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो आपको फाइट करने के लिए आती हैं, जो कि बी सेल जो होती है उनके पास एंटीबॉडी होती है, वो लड़ती हैं, लेकिन जो टी सेल्स होती है वो खुद से एंटीबॉडी नहीं बना सकती, तो बी सेल जो होती है वो उनको हेल्प करती है क्या करने के लिए? एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। देन जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से 2 छोटे होते हैं जिनको आप लाइट चेन बोलते हो, और 2 लॉन्ग चेन होते हैं जिनको आप हैवी चेन्स बोलते हो। देन आप जाते हो एंटीबॉडीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो S2L2 से करते हैं। देन आफ्टर डैट आपकी बॉडी कई टाइप के जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, उसमें से IgA, IgM, IgE, IgG, इस तरीके से आपको आपके NCERT में कुछ एंटीबॉडीज़ मेंशन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, क्योंकि इस तरीके की एंटीबॉडीज़ आपकी ब्लड में पाई जाती हैं। द रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इस वजह से ये रिस्पॉन्स जो है इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन अ ब्लड। ओके, this one of the 2 type of 4 acquired immune response. This is one of the 2 type of 4 acquired immune response, antibody mediated. The second type is called the cell mediated immune response. जो दूसरी second type आपकी है that is a cell mediated type of response, cell mediated immunity, CMI। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले CMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। The T lymphocyte mediate CMI very often when some human organ like a heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily. Transplantation is the only remedy
टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो ये जो है वो सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो है वो क्या है कि जो अगर ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि आइज़ हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, अगर ये फेल हो जाते हैं तो इनमें कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इन ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, तभी एक पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ओके, देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुइटेबल डोनर। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको सुइटेबल डोनर ढूंढना पड़ेगा, उसका ब्लड ग्रुप एंड ऑल सब कुछ मैच होना चाहिए। देन आप जाकर हार्ट या फिर हार्ट हो गया, आइज़ हो गया, उन सारी चीज़ों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वाई इट इज़ दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। क्यों ऐसा है कि हम ऑर्गन्स को किसी से भी लेके किसी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं? वॉट इज़ दैट द डॉक्टर चेक, क्या अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं देन आप ट्रांसप्लांट करते हो? ग्राफ्ट फ्रॉम just any source, an animal, another private or the human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. टिश्यूज़ मैचिंग, जो अगर आप बात करते हैं कि अब डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं जब आपका ये ट्रांसप्लांट करना होता है, तो वो आपका टिश्यूज़ मैचिंग चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक होता है। इनिशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, इवन आफ्टर दिस इस पेशेंट हैज़ टू बी द immune suppressant all his her life. The body is unable to differentiate self and नॉन सेल्फ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बॉडी सब कुछ मैच कर रहा होता है, बट बॉडी जो होती है वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये भी एक ग्राफ्ट रिजेक्शन का वो हो सकता है कि सब कुछ मैच कर रहा था बट आपकी बॉडी ने सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, उसके चक्कर में भी जो है ट्रांसप्लांटेशन रुक सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, टिश्यूज़ मैचिंग, ब्लड मैचिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, देन ही आप किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो हार्ट जैसी जो डिसीज़ है, आइज़ जैसी जो ट्रांसप्लांट और किडनी जैसी डिसीज़ आ जाती हैं और ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत सीवियर सिचुएशन होती है, क्योंकि इतनी जल्दी सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मिलना, सेम टाइप ऑफ चीज़ें मिलना, हर चीज़ मैच करना बहुत प्रॉब्लम करता है। सो दैट इज़ एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे, और ये आपका लास्ट है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी। एक्टिव एंड पैसिव इसमें कवर कर लेता है। व्हेन अ होस्ट इज़ एक्सपोज टू द एंटीजन, जब होस्ट जो है वो एंटीजन पे एक्सपोज करता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और द डेड माइक्रोब्स और द अदर प्रोटीन, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, जो कि हो सकता है वो लिविंग में हो, और डेड माइक्रोब या फिर अदर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हरदम होस्ट बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं? जो एंटीबॉडीज़ होस्ट सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ स्लो। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत स्लो होती है। टेकन टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ये थोड़ा सा टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रो डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस organism gaining access into the body during the natural infection induced active immunity. When the ready-made antibodies are directly given to the protect the body against foreign agent is called the passive immunity. मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आप मेडिसिन खाते हो, ठीक है, दैट इज़ अ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी सी स्लो होती है, धीरे धीरे काम करेगी, एकदम से रिस्पॉन्स नहीं दिखाती, धीरे धीरे चीज़ें करेगी, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आप किसी के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, दैट इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी। किसी आपने क्या किया, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, फॉरेन एजेंट से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दिया डायरेक्टली, उसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो वाई मदर मिल्क इज़ कंसिडर वेरी इनिशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट? द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रॉम जो होता है, जो जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद का जो आपका 7 से 10 दिन का जो
जो मिल्क होता है ना, हाँ जो मिल्क होता है ना वो सॉरी तो जो मिल्क होता है ना मदर का, वो 7 से जो 10 दिन का होता है उनमें एक ब्लड जो जो मिल्क होता है उसमें से एक येलोविश फ्लूइड आती है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है, सिक्रीट बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ द लैक्टेशन। जब लैक्टेशन डे चल रहा होता है, हैज़ अबिडेंट एंटीबॉडीज़ IgA, उनके उस मिल्क में IgA जो एंटीबॉडीज़ होती है वो अबिडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, जो कि इन्फेंट को जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर, एंड जो फीटस है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो है वो अपने मदर से रिसीव करता है थ्रू द प्लेजेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर थ्रू द प्लेजेंटा जो है वो जो आपकी जो बच्चा होता है वो मदर से वो कई सारी एंटीबॉडीज़ को भी लेता है, एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। और ये जो एग्जाम्पल है वो पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, मतलब कि आपको कोई डिसीज़ होती है, आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है, ना कि एकदम से रिस्पॉन्स करती है। पेट में दर्द हो रहा था, दवाई खाते ही सब सही हो गया, बस कूदने लग गए, बाहर खेलने चले गए, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, या कुछ ऐसी डिसीज़ आपको हो जाती है जिसमें आपको तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स देना ही देना होता है। जैसे कि अगर आपको स्नैक बाइट कर लेता है तो आपको तुरंत की तुरंत एंटी एजेंट वो दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी वो आपका रोका जाए। तो इस वजह से आपको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडीज़ आपके उसमें डाली जाती है कि वो उसके पॉइजन से लड़ पाए। तो दैट इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी। ओके, एंड पैसिव इम्यूनिटी का जो आपका यहाँ पे जो एक एग्जांपल्स यहाँ पे आपकी NCERT दे रही है वो ये है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं, तो जो मदर होते हैं उनमें लैक्टेशन टाइम पीरियड जो होता है, जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो एक कोलेस्ट्रॉम उनके मदर का जो मिल्क होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपकी NCERT पूछती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब लैक्टेशन पीरियड होता है, जब शुरू में बर्थ हुआ होता है, तो जो मदर होती है उसके मिल्क में कोलेस्ट्रॉम, दैट इज़ अ एंटीबॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रहा होता है। IgA एक एंटीबॉडी है जो बहुत मात्रा में आती है और वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो फीटस अपने मदर से कैरी करता है थ्रू द प्लेजेंटा। और यही सारे एग्जांपल्स हैं आपके पैसिव इम्यूनिटी की। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह मेरे चैनल्स पे लास्ट तक वीडियो देखिए और लाइन टू लाइन NCERT और लाइन टू लाइन चीज़ें समझने की कोशिश करिए। एंड मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। एंड जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट इज़ अ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे मैं लाऊंगी। एंड अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं, आप आगे बंद कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है एक्टिव क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, कि क्या टाइप है, बी सेल क्या है, टी सेल क्या है, अगर सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।